Hello everybody, Junaid Gill this side. I am a digital marketer and an Amazon private label expert, and I have been doing private label since 2019, but now I am more focused toward digital marketing and external traffic. हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसके अंदर हम डिफरेंट हम कंट्रीज़ की डिफरेंट हम स्टेट्स की हम कंपनी फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसके बाद हम बैंक अकाउंट्स बनाना, रीसेलर सर्टिफिकेट लेना, फिर उसके बाद हम जो बेसिक कंपनी स्ट्रक्चर्स होते हैं या जो है जो टैक्सेशन कैसे हम करते हैं, तो जितनी भी फाउंडेशन है बिजनेस की हम वो सारी इस प्लेलिस्ट में डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो उसी प्लेलिस्ट से रिलेटेड है जिसके अंदर हम बेसिक जो कंपनी स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता हो कि जब आपने कंपनी रजिस्टर करनी है तो किस टाइप की कंपनी आपने बनानी है, आपके लिए कौन सी ज़्यादा फेवरेबल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंपनी स्ट्रक्चर्स। जो एलएलसी है, एलएलसी सबसे कॉमन टाइप ऑफ कंपनी स्ट्रक्चर है। जब भी आप कंपनी बनाने लगेंगे तो आपको यही रिकमेंड किया जाएगा कि अब आप एलएलसी रजिस्टर करें, क्योंकि जो एलएलसी है, एलएलसी के अंदर आपके जो एसेट्स हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, क्योंकि जो बिजनेस कर रही होती है वो आपकी कंपनी कर रही होती है, और आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, मतलब आपकी गाड़ी हो गई, आपकी कार हो गई, या आपके आपके जो पर्सनल बैंक अकाउंट है, या जितने भी आपके पर्सनल एसेट्स हैं, वो एक अलहदा चीज़ है। आपको और कोई सू करता है या आप बैंक्रप्सी फाइल करते हैं तो आपके पर्सनल एसेट्स को नहीं छेड़ा जाता, क्योंकि आपको कोर्ट प्रोटेक्ट करती है या आपको लॉ प्रोटेक्ट करता है कि भी आपके एलएलसी ने लॉस किया, आपने लॉस नहीं किया। ठीक है, तो इसको नॉर्मली जो एलएलसी है इसको बिजनेस के लिए ही यूज़ किया जाता है। लोग इसके ऊपर डिफरेंट एक कंपनी नेम पे डिफरेंट बिजनेसेस कर सकते हैं, लेकिन लोग इसे अपने अपनी जो है प्रॉपर्टीज़ को या अपनी जो एसेट्स हैं उनको भी टाइटल देने के लिए इसको कंपनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ या टैक्सी जो एसेट्स होते हैं वो कंपनी नेम पे होते हैं, तो ये भी इसलिए भी कंपनी को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारी सी कॉर्प या कॉरपोरेशन। जो कॉरपोरेशन है ये बेसिकली जो है सबसे समझ लें कि एक डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ जो है स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर आपका होती ये भी कॉरपोरेशन, ये कंपनी ही होती है, लेकिन इसमें आपको डबल टैक्सेशन पे करनी पड़ती है। पहले जो है आपको टैक्स पड़ता है, जो आपका जो कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स है वो पड़ेगा आपको 28% फ्लैट रेट पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं पड़ता, इसमें फ्लैट रेट टैक्स पड़ता है। और बाद में जब आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जब डिविडेंड्स जाते हैं या उनको समझ लें एक तरह से पे किया जाता है, तो उनकी जो इनकम होती है उसके ऊपर भी टैक्स आ रहा होता है, तो समझ लें कि डबल टैक्सेशन होती है। नॉर्मली ये जो कंपनी टाइप है ये समझ लें कि एक सबसे बड़ी कंपनी टाइप है। इसके अंदर जितने मर्जी आप शेयर होल्डर्स ऐड कर सकते हैं। अगर समझ लें कि अगर आप फॉर एग्जांपल वेंचर कैपिटल या आउटसाइड इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर ये जो मॉडल है, ये जो कंपनी टाइप है, ये सबसे आपके लिए फेवरेबल है। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आप अकेले बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एलएलसी ही होगी। ठीक है, तो ये समझ लें कि एक बड़ा कंपनी स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि एस कॉर्प क्या होती है। एस कॉर्प बेसिकली होती ये भी कंपनी है जैसे बाकी हम कंपनी डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये सबसे समझ लें अच्छी कंपनी टाइप है, जो कि सिर्फ यूएस रेजिडेंट्स ही बना सकते हैं या यूएस सिटीजन बना सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी जो कंपनी होती है वो समझ लें आपको एक फेयर सैलरी पे कर रही होती है, रीजनेबल सैलरी पे कर रही होती है, और आपकी जो कंपनी की जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। जो आपकी जो अपनी जो पर्सनल जो आपको सैलरी मिली है कंपनी की तरफ से, उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो रीजनेबल सैलरी होनी चाहिए। रीजनेबल सैलरी का मतलब ये है कि वो आपकी जो आप आवर्स लगा रहे हैं या आपकी कंपनी का जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट बना रही कंपनी, उससे समझ लें कि एक तरह से उससे मैच भी करनी चाहिए। ये ना हो कि भी आप बहुत कम अपने आप को पे कर रहे हो और आप वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा हो, तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें टैक्स जो है ना आपका बचता है। तो ये सबसे अच्छा कंपनी स्ट्रक्चर है एस कॉर्प। लेकिन इसके अंदर जो है समझ लें आईआरएस ने कुछ लिमिटेशन लगाई हुई हैं कि 100 आपके पास 100 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स नहीं होने चाहिए, और डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो है कंपनी स्ट्रक्चर यही है। और ये डायरेक्टली नहीं बन सकता, आपको आईआरएस को अपनी एलएलसी को या अपनी सी कॉर्प को आपको चेंज करवाना पड़ता है, एक फॉर्म दे के 2553 फॉर्म दे के आपको ये एस कॉर्प अपनी स्टेटस चेंज करवाना पड़ता है। ठीक है,
उसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ये आपने समझ लें कि ये वो कंपनी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिए हैं जो आपको नॉर्मली कंपनी बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब हम टैक्स दे रहे होते हैं तो हमें दो तीन और भी नाम नजर आते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमारी कंपनी कहाँ पे आती है। ठीक है, तो उसमें आपको सोल प्रोप्राइटर का तो पता होगा। सोल प्रोप्राइटर वो होता है, कंपनी स्ट्रक्चर नहीं है। सोल प्रोप्राइटर वो इंसान होता है जो कि अपने नाम पे बिजनेस कर रहा होता है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम आगे जाके भी देखते हैं। तो ये बेसिकली कंपनी स्ट्रक्चर नहीं है। एलएलसी हमने डिस्कस कर ली है, हमने एस कॉर्प डिस्कस कर ली है, हमने सी कॉर्प डिस्कस कर ली है। आपको अब ये दो हैं, एस कॉर्प और सी कॉर्प और सोल प्रोप्राइटर, तो समझ आ गया। एलएलसी भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो एलएलसी है इसके अंदर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है जब आप टैक्स फाइलिंग करने लगते हैं, क्योंकि एलएलसी को जो आईआरएस है वो और तीन जो है ना कैटेगरीज में जो है क्लासिफाई करता है। आईआरएस कहता है कि आप एक कॉरपोरेशन हैं, आप एक पार्टनरशिप है, या आप एक डिसरिगार्डेड एंटिटी है। क्योंकि आईआरएस ने समझ लिया आपको इंडिपेंडेंस दे दी है कि भी आप अपने हिसाब से बता दें कि भी आप जो है किस तरह इसको अपने आप को वो सेगमेंट करना चाहते हैं या अपने आप को क्लासिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप कॉरपोरेशन सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको वो कॉरपोरेशन में आपको सी कॉर्प में कर देगा, क्लासिफाई कर देगा, क्योंकि ये टैक्स सिस्टम है। आप जैसे मर्जी टैक्स अपने आप को करवाना चाहें वो आपको सी कॉर्प कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि भी आप जो है मतलब ज़्यादा लोग हैं तो आप एक मल्टी मेंबर्ड पार्टनरशिप बन सकते हैं, मतलब मल्टी मेंबर्ड कंपनी या पार्टनरशिप कहला सकते हैं। या आप एक डिसरिगार्डेड एंटिटी वो होती है जो कि एक इंडिविजुअल अकेला सिर्फ समझ लें कि कंपनी का ओनर होगा और वो जो है अपने जो रिटर्न्स हैं उनके साथ ही कंपनी के जो रिटर्न्स हैं वो भी पे कर देगा। ठीक है, तो ये डिसरिगार्डेड एंटिटी होती है। तो आपको समझ आ गई होगी कि ये जो तीन हैं ये क्लासिफिकेशंस कहाँ से आई हैं। ये बेसिकली एलएलसी से आई हैं कि आपने एलएलसी बनाई है लेकिन आप टैक्स कैसे होना चाहते हैं ये आईआरएस पूछ रहा है आपसे। तो आप अपने हिसाब से बता देंगे उनको कि भी आप कैसे टैक्स अपने आपको अप्लाई करवाना चाहते हैं। डिसरिगार्डेड एंटिटी जो होती है वो सिंगल ओनर्ड कंपनी होती है जिसने अपने आप को क्लासिफाई नहीं किया कि वो कॉरपोरेशन होगी या वो कोई और कंपनी टाइप होगी। ठीक है, तो वो जो है डिसरिगार्डेड एंटिटी होगी। और डिसरिगार्डेड एंटिटी मैंने आपको पहले बता दिया कि वो अपने जो ओनर होगा वो अपने टैक्स रिटर्न्स के साथ ही अपनी कंपनी के जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो फाइल कर देगा। और वो समझ लो कि भी जो एक दफ़ा के अंदर ही उसका जो है रिटर्न्स उसके फाइल हो जाएंगे, तो वो अपनी इनकम के साथ ही कंपनी के जो रिटर्न्स पे करेगा। ठीक है, अच्छा, तो समझ लग गई आपको डिसरिगार्डेड एंटिटी। अब हम आ जाते हैं पार्टनरशिप पे। ये हम बेसिकली वही क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जो एलएलसी से आगे ड्राइव की गई है। ठीक है, अगर आप यूएस सिटीजन हैं, आपके पास एसएन है, तो आप जो है आप सोल प्रोप्राइटर भी हो सकते हैं और आप पार्टनरशिप भी हो सकते हैं बगैर कंपनी फॉर्मेशन के। ठीक है, मतलब आप दो तीन लोग मिल जाएं बिजनेस करें तो आप अपने टैक्स रिटर्न्स और अपने बिजनेस को इकट्ठा मिला के आप एज अ पार्टनरशिप आप कहलवा सकते हैं। ठीक है, आप कहें कि भी हम पार्टनरशिप हैं लेकिन हम रजिस्टर्ड नहीं हैं। ठीक है, एक सीन ये हो सकता है। और आपके जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं, आपके जो लॉसेज हैं, आपकी जितनी भी स्किल वगैरह है वो सारी की सारी डिवाइड होगी और आप समझ लें कि बराबरी के वो हैं पार्टनर्स हैं। ठीक है, और दूसरा केस ये हो सकता है कि भी आप एक मल्टी मेंबर्ड एलएलसी हैं और आप जो है क्योंकि आप मल्टी मेंबर्ड एलएलसी हैं तो तब भी आपको जो आईआरएस है वो आपको कंसीडर करता है कि आप एक पार्टनरशिप हैं, तो आप तब भी अपने आप को पार्टनरशिप जो है आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो सिनेरियोज हो गए कैसे आप पार्टनरशिप हो सकते हैं। हमने सोल प्रोप्राइटर डिस्कस कर लिया। सोल प्रोप्राइटर वो होता है जो अपने पर्सनल नेम पे बिजनेस कर रहा होता है और वो अपने जो पर्सनल टैक्स के साथ ही अपने बिजनेस के जो टैक्स रिटर्न, क्योंकि जो बिजनेस से उसको इनकम आ रही है वो समझ लें कि उसकी इनकम है और वो टैक्स रिटर्न्स पे करेगा, उसमें प्रॉफिट्स बताएगा कि प्रॉफिट्स कौन से हैं उसके और उस पर टैक्स लगेगा उसको। ठीक है, तो ये होता है सोल प्रोप्राइटर सबसे ईजीएस्ट वे है क्योंकि इसके अंदर कोई आपको लीगल प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ता, आप अपने नाम पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल कंपनी नहीं बना रहे, पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटर में आपको समझ लें कि आपके एसेट्स जो हैं ये हमेशा डेंजर में रहते हैं क्योंकि आप खुद अपने नाम बिजनेस कर रहे हैं। जब आपको कोई सू करेगा या आप बैंक्रप्सी फाइल करेंगे तो आपके पर्सनल एसेट्स भी जो हैं वो कर लिए जाएंगे, समझ लें फ्रीज कर लिए जाएंगे। तो ये बात होगी, हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं
कि सोल प्रोप्राइटर में, सी कॉर्प में, एस कॉर्प में और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये जल्दी जल्दी लेके चलूँगा, आपने रीड इसको पॉज करके एचडी करके रेजोल्यूशन को आपने इसको खुद रीड कर लेना है, और मैं जो है ना क्विकली इसको लेके चलूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन जो होती है और जो कॉस्ट होती है ये बेसिकली इसमें सोल प्रोप्राइटर में होती ही नहीं है। जो सी कॉर्प है ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि कितनी स्टेट फी लेती है और इसकी जो रिक्वायरमेंट स्टेट पे डिपेंड करती हैं। सेम केस विद एस कॉर्प, स्टेट की जितनी फीस होगी या जो है रिक्वायरमेंट होगी वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, ठीक है। और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में भी ऐसी ही है, ठीक है। इसके बाद हम जो है देख लेते हैं पर्सनल लायबिलिटी। इसके अंदर जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब आपको आपके जितने भी एसेट्स होते हैं वो डेंजर में ही रहते हैं, तो यहाँ पे पर्सनल जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। यहाँ पे जो है शेयर होल्डर्स के जो लायबिलिटी होती है वो नहीं होती, क्योंकि जो कंपनी जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है आपको। इन तीनों केसेस में ऐसे ही है, यहाँ पे मेंबर्स होते हैं और यहाँ पे दोनों में शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं उनके भी प्रोटेक्टेड होते हैं जो समझ लें एसेट्स हैं, और यहाँ पे शेयर होल्डर्स के भी इन दोनों कंपनी टाइप्स में प्रोटेक्टेड होते हैं जो कंपनी जो एसेट्स हैं। फिर हम आ जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट क्या होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के अंदर जो सोल प्रोप्राइटर है वो बेसिकली जो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो अपने हिसाब से जैसे मर्जी बिजनेस करे। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आपको सी कॉर्प में या एस कॉर्प में आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स बनानी पड़ती हैं। एनुअल जो है आप लोगों को मीटिंग्स होंगी, फिर उसके बाद डायरेक्टर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इलेक्ट करने पड़ेंगे। फिर आपको जो है जो फाइलिंग एनुअल फाइलिंग रिपोर्ट रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों केसेस के अंदर आपको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है। तो लेकिन जो बड़े बिजनेस स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर यही दो कंपनीज काम आती हैं, और एलएलसी के केस में एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है। हम आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में जो सोल प्रोप्राइटर है उसको फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि वो खुद अपने हिसाब से जो मर्जी करता रहे, ठीक है, तो फुल कंट्रोल होता है। यहाँ पे जो है आपके शेयर होल्डर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं एक जो है डायरेक्टर को, और वो मैनेज करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को। सी कॉर्प एस कॉर्प में दोनों में सेम है कि भी आपका जो डायरेक्टर है वो मैनेज करेगा एक्टिविटीज़ को, ठीक है, जो इलेक्ट किया जाएगा शेयर होल्डर्स के थ्रू। और यहाँ पे जो मेंबर्स हैं जो एलएलसी है उसके अंदर मेंबर्स जो हैं वो जो कंपनी स्ट्रक्चर खुद से चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टर्म्स को। जो सोल प्रोप्राइटर होता है, अगर फॉर एग्जांपल वो उसकी डेथ हो जाए या जो बिजनेस कर रहा था उसकी डेथ हो जाए, तो उसके बाद बिजनेस बंद हो जाता है, या वो खुद अगर सेलेक्ट कर ले कि उसने काम नहीं करना तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन सी कॉर्प में, एस कॉर्प में बिजनेस जो है वो चलता रहता है, वो परपेचुअल उसकी नेचर है। यहाँ पे परपेचुअल, तीनों में परपेचुअल नेचर है, क्योंकि जो शेयर्स हैं वो आपके, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने बाय किए होते हैं, या आपके जो है ना बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो इस केस में जो है जो आपका परपेचुअल नेचर होगी आपके बिजनेस की, आपका बिजनेस कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है जो है वो आगे इसको प्रोसीड करते रहते हैं। और यहाँ पे भी ऐसी है कि आप अगर खुद बंद ना करना चाहें तो इसकी परपेचुअल नेचर ही है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में भी। अब हम टैक्सेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटर के केस में जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसको उसकी जो कोई कंपनी नहीं होती तो उसकी जो एंटिटी एज एन एंटिटी टैक्स नहीं पड़ रहा होता, लेकिन वो अपने जो है वो अपने जो सोल बेसिस पे टैक्स पे कर रहा होता है, ठीक है। सी कॉर्प में और एस कॉर्प में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो सी कॉर्प होता है, सी कॉर्प में डबल टैक्सेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डबल टैक्सेशन आपको करनी पड़ती है। आपकी जो कंपनी है उसको भी कॉर्पोरेट टैक्स पड़ता है, और जो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी अपनी जो है उस पर टैक्स देना पड़ता है अपनी इनकम पे, ठीक है, जो डिविडेंड्स उसको मिल रहे होते हैं इस कंपनी से। और जो एस कॉर्प है, एस कॉर्प में आपकी जो सैलरी होती है बेसिकली उसके ऊपर सिर्फ आपको टैक्स पड़ता है, शेयर होल्डर्स को सिर्फ उनकी सैलरी पे टैक्स पड़ता है, ठीक है, और कंपनी को टैक्स नहीं लगता लहजा से। और यहाँ पे अब अगर हम एलएलसी पे आ जाएं तो एलएलसी में भी ऐसे ही है कि आपकी जो मेंबर्स हैं सिर्फ उनको ही टैक्स पे करना पड़ता है अपनी इनकम पे। अगर हम देखें डबल टैक्सेशन, ऊपर वाली बात ही यहाँ पे भी है कि जो टैक्सेशन है उसके सोल प्रोप्राइटर को डबल टैक्सेशन नहीं पड़ती। यहाँ पे डबल टैक्सेशन मैंने बता दिया आपको कि जो कॉर्पोरेट लेवल पे भी आपको टैक्सेशन पड़ती है, मतलब कंपनी
को भी टैक्स पे करना पड़ता है, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको भी अपने डिविडेंड्स पे करना पड़ता है टैक्स। जो एस कॉर्प है, आपको इसमें सिर्फ अपनी सैलरी पे करना पड़ता है जो कि आपको कंपनी से आती है, और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में भी ऐसी है कि जो आपको प्रॉफिट्स, आपको जो आपको इनकम आपको मिलेगी, आपके अकाउंट में आएगी, उससे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। जो सोल प्रोप्राइटर होता है, जब वो जो इनकम जनरेट करता है उसका बिजनेस, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स के उसमें जो कंसिडर करते हैं वो। ठीक है, सी कॉर्प में ऐसे है कि जो सैलरी जो मिलती है आपकी जो कंपनी से आपको, वो भी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स में कंसिडर की जाती है। और एस कॉर्प जो होती है, एस कॉर्प में आपको अगर सैलरी फॉर एग्जांपल मिल रही है, तो वो जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स में कंसिडर की जाएगी, लेकिन जो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो पे किया जाएगा वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स में नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में भी ऐसे है कि जो सैलरी है वो सब्जेक्ट की जाती है एज एन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं पास थ्रू टैक्स ट्रीटमेंट की। पास थ्रू टैक्स ट्रीटमेंट का समझने मतलब ये है कि एक फॉर्मूला है जिसके अंदर आपका ये क्लासीफाई किया जा रहा होता है कि आपकी कौन सी जो इनकम है वो टैक्सेबल है और कौन सी इनकम आपकी टैक्सेबल नहीं है। जब सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करता है तो जो उसकी जो इनकम होती है वो डिवाइड की जाती है, मतलब कि वो टैक्सेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो सोल प्रोप्राइटर जो है उसको टैक्स ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से बता सकता है कि भी ये मेरी टैक्सेबल है और ये मेरी नहीं है। ठीक है, सी कॉर्प के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता है कि आपको डबल टैक्स पे करना पड़ रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं नॉर्मली कि जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो सी कॉर्प को नहीं मिलता, क्योंकि आपको पहले भी टैक्स पड़ता है कंपनी उसके ऊपर भी लेवल पे भी, और फिर आके आपको डिविडेंड्स पे भी, या आपको पर्सनल टैक्स भी आके पड़ता है। ठीक है, तो आपको 2 दफ़ा टैक्स पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं टैक्स ट्रीटमेंट नहीं मिलता। लेकिन एस कॉर्प के अंदर भी आपको समझ लें कि आपके डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है आपके जो टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल आपके जो इनकम होती है, और एलएलसी में भी ऐसे ही है। ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम टैक्स फॉर्म्स को हम देखेंगे। टैक्स फॉर्म समझ लें कि आपका जब आपने फाइलिंग करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कि भी आपने कौन सा फॉर्म जमा करवाना है जब आपने फाइल करना है। ठीक है, तो आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आप 1040 फॉर्म आप करेंगे। अगर आप यूएस में रहते हैं तो 1040 फॉर्म आपने सबमिट करना है। ठीक है, अगर आप सी कॉर्प हैं तो आपने आईआरएस का फॉर्म 1120 करना है। अगर आप एस कॉर्प हैं तो आपने जो है 1120 करना है। ठीक है, और उसके साथ K1 जो है शेयर होल्डर्स का आपने डिटेल देनी है। ठीक है, ये दूसरा फॉर्म है। एलएलसी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी ऑडियंस मोस्टली के पास एलएलसी होगी। जो बेसिकली जो एलएलसी है उसके अंदर 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर लेता हूँ फॉर्म्स को, क्योंकि एक वो जो सिंगल मेंबर्ड होंगे, एक वो जो मल्टी मेंबर्ड होंगे, एक वो जो सिंगल मेंबर्ड होंगे लेकिन उनके पास ITIN नहीं होगा, मतलब उनके पास अपना पर्सनल टैक्स नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेता हूँ। अगर तो आप सिंगल मेंबर्ड कंपनी हैं जो विदाउट ITIN, अगर आप सिंगल मेंबर्ड LLC हैं। ठीक है, अब अगर आप ये देखें मैंने SM लिखा है, SM का मतलब है सिंगल मेंबर्ड आप कंपनी हैं, तो आप और आपके पास ITIN नहीं है। अगर आपके पास ITIN नहीं है तो आप ये 2 फॉर्म सिर्फ सबमिट करते हैं, 1120 और 5472। ठीक है, जब आपने फाइलिंग करनी होती। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ITIN है, ठीक है, तो फिर आपने एडिशनल ये वाला फॉर्म भी सबमिट करना होता है 1040 NR। ठीक है, और साथ में ये 2 फॉर्म जो मैंने ऊपर बताए हैं 1120 और 5472। ठीक है, तो ये समझ लें कि 3 फॉर्म आप तब सबमिट करेंगे जब आपके पास ITIN है, आपके पास अपना टैक्स नंबर पर्सनल है, क्योंकि आपको अपने पर्सनल टैक्स भी फाइल करने हैं। ठीक है, और अगर आप मल्टी मेंबर्ड कंपनी हैं, ठीक है, तो फिर आप 1065 आपने फाइल करना है। ठीक है, और मैंने US टैक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, अगर आपने देखनी है तो ये ऊपर लिंक आ जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें आपको आराम से समझ लग जाएगी कि जो है टैक्स, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको टैक्स के बारे में आपको पता होना, US के टैक्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कंपनी रजिस्टर करेंगे आप और जो आप टैक्स पे कर रहे होंगे वो आपके फर्स्ट स्टेप पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो वीडियो आपने ज़रूर देख लेनी है।
अब हम आ जाते हैं नीचे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ जो है इंटरेस्ट। जो सोल प्रोप्राइटर होता है डेफिनेटली वो अपने इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि अपने नाम पे वो बिजनेस कर रहा होता है। सी कॉर्प में शेयर हो जो शेयर जो स्टॉक्स होते हैं वो आगे सेल किए जा सकते हैं इजीली और आगे ट्रांसफ़र की जा सकती है जो इंटरेस्ट हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि यहाँ पे जो है आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटरेस्ट को, लेकिन आपको आईआरएस के रेगुलेशंस में रह के या उनसे पूछ के करना पड़ता है, ठीक है। और जो एलएलसी है इसके अंदर भी ऐसे है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जो आपने जो रूल्स बनाए हुए हैं, रेगुलेशंस बनाई हुई हैं मेंबर्स ने, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक बंदा फैसला नहीं कर सकता। यहाँ पे फैसला करने के लिए पूरे जितने मेंबर्स हैं वो मुत्तफिक होने चाहिए, फिर जो है आप लोग समझ लें इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल मेंबर्ड हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल मेंबर नहीं हैं, आपके पास ज़्यादा जो समझ लें मेंबर्स हैं, तो आपको सारे मेंबर्स की डिसीजन लेनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कैपिटल राइजिंग पे कि जो कैपिटल हम कैसे रेज करते हैं। कैपिटल रेज करने के लिए हमें सिंपल जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो अपने इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जैसे भी वो कैपिटल रेज करे, लेकिन सी कॉर्प में, एस कॉर्प में आप अपने जो स्टॉक्स हैं वो आप सेल करते हैं और आपके पास कैपिटल आता है और आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों के अंदर ये बात तो सेम है, लेकिन इसके अंदर एस कॉर्प में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एस कॉर्प में एक लिमिटेशन है कि भी आप 100 जो है आप शेयर होल्डर्स आपके हो सकते हैं, या इसमें कोई लिमिटेशन आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है। तो ये लिमिटेशन है इसके अंदर। बाकी इसमें बात यही है कि कैपिटल रेज शेयर्स को बेच के ही किया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि आप अपने इंटरेस्ट सेल कर सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के केस में आप अपने इंटरेस्ट सेल करेंगे और वो जो आप इंटरेस्ट सेलिंग करेंगे वो आपके एग्रीमेंट के हिसाब से होगी जो आपने मैनेजर्स ने इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि भी जो सबसे ईजीएस्ट या सबसे इजी फॉर्म ऑफ जो ऑपरेशन है वो क्या है। सबसे ईजीएस्ट डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि भी सोल प्रोप्राइटर सबसे ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ ऑपरेशन है कि भी इसमें आपको कंपनी नहीं बनानी पड़ रही, कोई लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू नहीं जाना पड़ रहा। आप इजीली अपने जब टैक्स फाइलिंग करते हैं तब आप अपनी जो बिज़नेस क्यों करना स्टार्ट कर दिया है तब वैसे नॉर्मल आप करते रहेंगे, ठीक है। आपको अलग एंटिटी के बिजनेस फाइलिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है, टैक्स फाइलिंग नहीं करनी पड़ रही, ठीक है। और लेकिन बाकी इसके अंदर ये है कि आपको जो सी कॉर्प और एस कॉर्प है इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाता है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, आपको मिनट्स सेव करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग करनी पड़ती हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको एनुअली करनी पड़ रही होती हैं। और यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी केस में आप ईजीएस्ट तरीका यहाँ पे भी कि आपको सोल प्रोप्राइटर के बाद ये दूसरे नंबर पे इजी आ जाता है कि यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से अब जैसे भी आप इसको जो है आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफरेंसेस थे। ये मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मैं आपको इजी समझा सकूं कि भी क्या डिफरेंसेस हैं। आपको जब कंपनी फॉर्म करने लगेंगे तब आपको कौन से कंपनी स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, आईआरएस उनको कैसे डिवाइड करता है और इनमें डिफरेंसेस बेसिक हैं क्या, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि जो है यही इसी के थ्रू मेरी जो है वीडियो रैंक होती है। और सब्सक्राइब भी कर दिया करें जब वीडियो के लास्ट में नोटिफिकेशन आता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं जुनेद गिल 180 पे। और थैंक यू सो मच जी।